सर सेनापति सिंधिया जी कहते हैं सर सेनापति, यानी सेनापतियों का मुखिया, ऐसे सरसंघ चालक पूरे भारतवर्ष में जितने भी संघ चालक हैं, चाहे वो नगर के हों, जिले के हों, मंडल के हों, विभाग की हों, संभाग की हों, राज्य की हों, उन सब के ऊपर जो है वो सरसंघ चालक है। तो सरसंघ चालक हमारे द्वितीय बने हमारे गुरुजी दूसरे सरसंघ चालक बने। 1947 में हमें आजादी मिली, आजादी आधी अधूरी जब अंग्रेजों ने और पाकिस्तानियों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और कांग्रेस ने मिलकर भारत माता के 3 टुकड़े किए, पहला भारत, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान और तीसरा पश्चिमी पाकिस्तान। हमें आजादी अधूरी मिली, भारत माता की 2 बाह 2 भुजाएं उससे अलग हो गई, लेकिन चूंकि आजादी प्राप्त करना थी तो इस स्थिति को स्वीकार किया। उस समय की जो नेतृत्व था, उस समय के विद्वान लोग को स्वीकार किया। बड़ी निशंस से घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई। वो घटना हुई 30 जनवरी 1948 को, जब एक उन्मादी व्यक्ति ने, एक पागल व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मार दी। वो व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। उसका संघ से कोई लेना देना नहीं। कभी आया था वो संघ में, संघ की शाखा में आया, लेकिन ये कह के चला गया कि संघ में बात हो गई, कि करते कुछ नहीं। तो व्यक्ति बहुत जोशीला था, उन्मादी। जोश तो अच्छी बात होती है, पर जो पागलपन में हो उसको उन्मादी कहती है। नाथूराम गोडसे एक उन्मादी था, उसने गांधी जी को गोली मार दी। पर उस समय की कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार ने ये कहा कि ये संघ का स्वयंसेवक है, इसलिए संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पूरे देश भर में संघ के स्वयंसेवकों को घर से उठा के जेलों में भेज दिया। उन पर अमानुषिक अत्याचार हुए, उनको बहुत सारी यातनाएं, वेदनाएं, पीड़ा दी गई, और उनकी बात कहने वाला देश की संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में कोई नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि संघ का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए संघ से प्रतिबंध भी हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इन सबको जो गिरफ्तार की गए उनको रिहा किया। तब संघ के जो बड़ी लीडरशिप की विद्वान लोग थे, बड़े लोग थे, वो बैठे। उन्होंने कहा कि हमें अब इस बात का एक विश्लेषण करना होगा कि हमारे पक्ष में बोलने वाले देश की सदनों में, देश की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता की चाबी सरकार के पास है। आप कितने अच्छे हैं, कितने विद्वान हैं, आपके पास कितनी योजनाएं, सब कुछ है, पर अगर आप सत्ता से दूर हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी अच्छी पॉलिसी बना के अपन अपनी फाइल में रख लें, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपके पास सरकार कब बनती है, मध्य प्रदेश सरकार कब बनती है, जब 230 में से 116 विधायक आपके हैं। अगर 116 आपके पास विधायक नहीं है, सर जिसके पास हो उसकी सरकार बनेगी, उसके पास अच्छी नीतियां हो, ठीक है, नहीं होंगी तो वो राज करेगा। तब हमारे संघ के लोग बैठे, और ये जो तस्वीर हम इस पर देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 32 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के चांसलर बन गए थे, आजीवन चांसलर, कुलाधिपति। ये हमारे दीनदयाल जी उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के संघ के प्रांत प्रचारक थे। तो गुरुजी ने माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम सब स्नेह से, सम्मान से गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने इन दोनों को बुलाया और इससे कहा कि आप दोनों एक नए दल का गठन करें। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के अंतरिम कार्यकाल में उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब नेहरू जी कहते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू, दुर्घटना से हिंदू, आई एम मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम क्रिश्चियन बाई एजुकेशन, और हिंदू बाई एक्सीडेंट। मैं दुर्घटना से, जिनको स्वयं को हिंदू मानने में शर्म महसूस होती थी, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के सेनानी। उन्होंने ऐसी नीतियां शुरू की जो राष्ट्र की आत्मा से विपरीत। तब उन्होंने विरोध किया। जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं तो प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जी ने उनके साथ समझौता किया। उस समय दोनों देश के अल्पसंख्यकों पर, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे, तो उन्होंने समझौता किया कि जो जहाँ है उसको वही रहने दिया जाए। तो ऐसा कह के नेहरू जी ने पाकिस्तान में रहने वाले 16% हिंदुओं से पल्ला झाड़ लिया।
जबकि आज वहां अब 1% बचे, या उन्हें मार दिया गया, या उनका धर्मांतरण कर दिया गया, या वो खदेड़ दिए गए। तो वहां के पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुओं की हिफाजत नहीं की। आज हमारे यहाँ मुसलमान सुरक्षित, जो मुसलमान 1947 में 3.5 करोड़ था, वो आज 20 करोड़ के अधिक मुसलमान भारतवर्ष में। विश्व में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा देश भारतवर्ष है, जहाँ सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुओं को खत्म कर दिया। नेहरू जी और लियाकत अली का जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद नेहरू ने हिंदुओं के प्रति अपनी जो जवाबदारी थी, उनकी हिफाजत करने का, उनकी सुरक्षा करने का जो उनका धर्म था, उस धर्म को उन्हें तोड़ते हुए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। जब सीए एनआरसी अमित शाह जी ने लोकसभा में कही, तो उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे हैं उनको हम शरण देंगे। तो कांग्रेस बोली इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं लिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि इन देशों में किसी को मुस्लिम होने के नाते प्रताड़ित नहीं किया जाता, हिंदू को हिंदू होने के नाते प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हम उनको शरण देंगे। उन्होंने विरोध किया और अपना उद्योग मंत्री के नाते जो उनका पद था 1952 में, जो अंतरिम सरकार कांग्रेस की बनी थी 1947 में, उससे इस्तीफा दिया। उसके बाद नेहरू जी ने कश्मीर को अलग, थोड़ा सा अलग दर्जा दे दी, 370 एक धारा लागू। और उस धारा में यह था कि भारतवर्ष का कोई सैनिक कश्मीर की सुरक्षा के लिए जान तो दे सकता है, लेकिन वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी आपके पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, ये गए, वहां परमिट व्यवस्था एक बन गई थी कि अगर किसी भारत के नागरिक को कश्मीर जाना हो तो उसको परमिट लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, और मैं परमिट नहीं लूंगा, मैं परमिट तोड़ कर जाऊंगा। तो गए, अटल जी इनके साथ थे। इनको जम्मू जो जवाहर टनल है सुरंग, वह इनको गिरफ्तार किया गया और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि जाओ भारतवर्ष में बताना, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट लिए अपने कश्मीर में चला गया। आपको गिरफ्तार किया गया और संदेहास्पद परिस्थितियों में आपकी बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी, आपकी 52 वर्ष की अवस्था मात्र में आपकी मृत्यु हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश की अखंडता के लिए अगर पहला बलिदान किसी ने दिया तो वो जनसंघ के राष्ट्रीय तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की और हमें दीपक का चुनाव चिन्ह मिला। दीपक चुनाव चिन्ह जब हमें मिला, फोन से बचे, थोड़ा साइलेंट कर लें। हम जब 1952 में पहली बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ, हम एक दल के रूप में हम उतरे और 3% वोट हमें मिला। पूरे भारतवर्ष के तमाम चुनाव में 3% वोट और 3 प्रत्याशी हमारे जीते। लेकिन चूंकि भारतवर्ष में 3% वोट मिले थे, हमें निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय पार्टी होने का दर्जा दे दिया। हमारे पहले चुनाव में ही हम राष्ट्रवादी पार्टी के नाते सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष के नाते सदन में पहुंचे तो 46 तो सांसद थे विभिन्न दलों के, सारे दल के लोग इनके पास इकट्ठे हुए, बोले डॉक्टर जी आप हमारे नेता, 26-27 पार्टियां थी, आप हमारे नेता। तो पहली बार भारतवर्ष में प्रतिपक्ष का कोई नेता बना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस तरह धीरे धीरे सने आगे बढ़ते रहे। गोवा का मुक्ति आंदोलन हुआ, बेरीवारी का हुआ, उसके बाद चीन से भारत का युद्ध हुआ, उसमें भी आरएसएस ने और इन दोनों महान नेताओं ने लगातार नेहरू जी को सचेत किया कि चीन गद्दार है, हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा रहा है वो पीठ में छुरा भोंकेगा। लेकिन नेहरू जी ने आंख पे पट्टी बांध रखी थी, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। भारत की सेना को खत्म कर देना चाहिए, भारत की पुलिस की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है, ये कहना था नेहरू जी। उन्होंने सेना को ना हथियार दिलाए, ना जूते दिलाए, ना वर्दी दिलाए, ना स्वेटर दिलाए, और भारत का सैनिक आधुनिक हथियारों के विरुद्ध छोटी सी 303 राइफल लेकर, पुरानी बंदूकें लेकर युद्ध में चले गए। 1962 का हारे का युद्ध हम हारे, और युद्ध नहीं हारे, एक बहुत बड़ा कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र जो नेफा क्षेत्र कहलाता है, लगभग 40%, मतलब 100 में 40 का हिस्सा, 40% हिस्सा हमारा चीन ने कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने संसद के अंदर कहा, बड़ी बेहयाई बेशर्मी
और ढिठाई से उन्होंने कहा कि वो उसका क्यों रोना मनाते हो, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, वहां तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है। तब डॉक्टर जी ने उनसे कहा कि जब उनसे कहा गया कि आप बताइए, आपका सिर भी पूरा गंजा है, नेहरू जी का सिर पूरा गंजा था, आपका सिर भी पूरा गंजा है, तो क्या आपका सिर भी क्यों? वो भारत माता थी, वो भारत माता है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है जिस पर चीन ने कब्जा किया है। तब जनसंघ के दबाव में देश की संसद के अंदर पहली बार ये प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत चीन से अपना वो हिस्सा लेगा जिस पर चीन ने कब्जा किया। कि दिन भारतीय जनसंघ समय आगे बढ़ता रहा। 1967-68 में संयुक्त तो सम्मिलित सरकारें, संयुक्त विधान दल की सरकारें आई। हम पहली बार राज्य की विधानसभाओं में जनसंघ के नाते हम लोगों ने सरकारें बनाई। और समय आगे बढ़ा जब इंदिरा जी के नेतृत्व में 1971-72 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को तोड़कर पूरे पाकिस्तान में उर्दू भाषी मुसलमान थे, पश्चिमी पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी मुसलमान थे, पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी मुसलमान थे। इन दोनों का आपस में समन्वय हुआ और उनका फिर जब विखंडन हुआ, मतलब धर्म के आधार पर अगर कोई चीज की जाती है तो वो स्थायी नहीं है, इस सिद्धांत को तोड़ने का काम अगर किया तो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी बनी। भारत की सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम से बांग्लादेश का निर्माण किया। हजारों हजार भारत के सैनिकों ने अपनी छाती पर गोली खाई और उन्होंने भारत बांग्लादेश बनाने का सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगबंधु जिनको कहा जाता था वो भारत के मित्र थे, शेख मुजीबुर रहमान। जब इंदिरा जी ने ये देखा कि मेरी सेना ने ऐसा किया है तो कहती है सत्ता मद लाती। अगर अपन कोई थोड़े बड़े हो जाए ना तो मन में एक भीतर से अकुलाहट होती है कि मैं बहुत कुछ हूँ। थाने का थानेदार मुझे नमस्कार करता है, टीआई मिल जाता है वो मुझको नमस्कार करता है, तहसीलदार मिल जाता है वो मुझे नमस्कार करता है, कलेक्टर साहब भी भाई साहब कहते हैं। तो हमारे अंदर क्या आता है? मद। और वही मद इंदिरा जी में आया। वो इंदिरा जी में इसलिए नहीं आया कि इंदिरा जी केवल इंदिरा जी, उस समय पर कांग्रेस का जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था देवकांत बरुआ, वो असम कांग्रेस का एक ब्लॉक अध्यक्ष था और इंदिरा जी ने सीधे ब्लॉक अध्यक्ष को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो कहता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा इज इंडिया माने इंदिरा गांधी ही भारत है और भारत ही इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के बिना भारतवर्ष का कोई किसी तरह की कल्पना संभव नहीं है। ये कहना था किसका? देवकांत बरुआ का। इंदिरा जी अहंकार में आ गई। उन्होंने सामने विपक्ष को सम्मान देना, किसी को सुनना, विमर्श करना, ये सब छोड़ दिया। उसी समय घटना हुई। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, राजनारायण ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से और राजनारायण ने चुनाव हारने के बाद एक पिटीशन दायर की, एक याचिका लगाई कोर्ट में कि इंदिरा जी का चुनाव जो है वो दूषित चुनाव है। जैसे अभी अपन ने देखा ना कि रामनिवास रावत को कोर्ट ने फैसला दे दिया विजयपुर में कि जो वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी था मुकेश मल्होत्रा, उसने अपनी अधूरी जानकारी दी है। उस पर 6 मुकदमा दर्ज थे, उसने केवल 2 मुकदमों की जानकारी दी और 4 मुकदमे छुड़ा दिए। तो कोर्ट ने उसका चुनाव शुरू करके रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया। वैसे ही कोर्ट ने कहा 1975 में कि ये जो चुनाव इंदिरा गांधी जी का हुआ है, जिसके बल पे ये सांसद बनी और सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बनी है, ये चुनाव दूषित चुनाव है। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों, अफसरों, अधिकारियों के सहयोग से सभा की है, मंच लगाया है, इनका पूरा खर्चा सरकार ने किया है और ये जो कॉमन सिविल वो है हमारा आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका उल्लंघन है। और कोर्ट ने उनके चुनाव को शून्य करते हुए इंदिरा जी को सांसद पद से भी मुक्ति दे दी। क्योंकि सांसद नहीं थी, प्रधानमंत्री पद से उनको हटना था। इंदिरा जी बर्दाश्त नहीं करती। आप लोग हमेशा, हम लोग समाज में जीते, आप लोग हमेशा देखिए अहंकारी के कान बहुत बड़े होते हैं। जिसको अहंकार होता है, मद होता है, उसके कान बड़े होते। कान बड़े मतलब उसको ये लगता है कि सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अगर 2 लोग आपस में बात करके हंस दें तो लगेगा, उसको ये लगेगा कि ये मेरे मुझ पे हंस रहे हैं। इंदिरा जी को लगा मैं इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिसने अभी बांग्लादेश बनवाया, मैं भारत की सर्वमान्य नेता, मेरी आवाज से दिन हो रात हो ये होती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इंदिरा, ऐसे कहने वाले लोग, मैं कहती हूँ बैठ जाओ, लोग लेट जाते हैं। मैं इंदिरा गांधी और मेरे कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट कह रहा है कि आप वो मुकदमा हारती हो,
आप सांसद नहीं रहोगी। उन्हें तुरंत 25-26 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल का कोई कारण नहीं था, लगना नहीं था, देश में ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं थी, केवल इंदिरा गांधी एक सामान्य सा मुकदमा हारी थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। सारे मानवीय जो अधिकार होते हैं, हमारे जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार,